यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। कहीं आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो शुरू करने वाले हैं हमारा बिजनेस फाइनेंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम जो है वो है लीज फाइनेंसिंग। आप लोगों के पास में जो है हमने स्टडी मेट जो भेजा हुआ है, ये अपना बिजनेस फाइनेंस का जो स्टडी मेट है, जो ये बुक है, इसका चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 2 चैप्टर हम लोग जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। एक हमने पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो बेसिक है वो हमने पढ़ा, जिसके अंदर रिस्क एंड रिटर्न का टॉपिक हमने कवर किया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का टॉपिक हमने कवर किया। सेकंड जो चैप्टर था वो था अपना सोर्सेज के ऊपर, जिसके अंदर हमारे डोमेस्टिक सोर्स ऑफ फाइनेंस भी पढ़े और इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस भी पढ़े, जिसमें हम लोगों ने यूरो इशू, एफसीसीबी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड की जो है वो चर्चा की। अब आज जो है वो हम लोग पढ़ने वाले लीज फाइनेंसिंग के टॉपिक को। इसके ऊपर पहली बात तो टोटल मिला के 2 लेक्चर हम लोग जो है वो लगाएंगे। फर्स्ट लेक्चर में लीजिंग का जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, जो एलिमेंट्री है, वो सब हम लोग जो है वो इसमें कवर करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो देखेंगे कि लीजिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, मतलब लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन मेकिंग कैसे होगी और लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन मेकिंग कैसे होगी। तो ये सब जो है वो करेंगे हमारे कौन से नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसका मतलब ये हो गया कि चैप्टर नंबर 3 के ऊपर टोटल मिला के कितने लेक्चर लगने वाले हैं? 2 लेक्चर। ओके, हाँ जी। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आप लोग अपकमिंग जून 2022 या दिसंबर 2022 के अंदर जो एंटी नेट का पेपर होना है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग उसके लिए ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा जो ऑनलाइन बैच है उसके अंदर हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2। हम पेपर नंबर 2 में 2 जो कोड है उनके कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। एक तो है कोड 8 कॉमर्स का और एक कोड 17 मैनेजमेंट का। तो अगर आपका कॉमर्स है तो कॉमर्स के लिए सेपरेट बैच हमारा आप बाय कर सकते हैं, और अगर आप मैनेजमेंट से तैयारी कर रहे हैं, आपने एमबीए किया हुआ है, तो आप कोड 17 के लिए मैनेजमेंट का सेपरेट बैच जो है वो हमसे परचेज कर सकते हैं। हम लोग जो आपको बैच प्रोवाइड करवाएंगे उसके अंदर हम आपको देंगे पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 दोनों का स्टडी मटेरियल। जैसे अभी हम बिजनेस फाइनेंस पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे बिजनेस फाइनेंस की नई बुक आ गई है, अमेंडेड हो गए, तो पूरे अमेंडमेंट होके जो है वो आपको किताबें मिलेंगी। ये ओनली बिजनेस फाइनेंस की बुक है, ये फर्स्ट बुक हो गया आपका। इसी तरीके से पेपर नंबर 1 की 10 किताबें, पेपर नंबर 2 की 10 किताबें, तो 20 किताबें आपके डोर स्टेप पे आएंगी। ये प्लस में आपको हर यूनिट का, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर वाइज जो है वो वीडियो लेक्चर मिलेंगे। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का वीडियो लेक्चर, इस तरीके से आपको जो है वो पूरा का पूरा कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हमारी मोबाइल ऐप है, उसके ऊपर रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप अपने टाइम के हिसाब से कभी भी लगा सकते हैं उसको। प्लस में आपको मिलेगा रिवीजन करने के लिए रिवीजन की वीडियो और प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यू। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर दिया उसके ऊपर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, हाँ जी। चलो, ये तो हुआ बैच के बारे में। अब हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे हमारे टॉपिक को। टॉपिक का नाम जो है वो है क्या? लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग, देखिए बेसिकली इसको लीजिंग भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लीजिंग। तो लीजिंग है क्या? लीजिंग जो है, लीजिंग को हम पट्टा भी बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं पट्टा। ओके, तो ये होता क्या है बेसिकली? देखिए, लीजिंग एक कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 पार्टी के बीच में। सर नेचुरल बात है, अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो 2 पार्टी होती हैं। हम लोगों ने जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये पढ़ा भी हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कम से कम जो है वो कितनी पार्टी होंगी? 2 पार्टी। तो लीजिंग भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो नेचुरल बात है लीजिंग के अंदर भी कितनी पार्टी मिलेंगी? 2 पार्टी मिलेंगी। एक पार्टी, उसका नाम रहेगा लेसर। क्या नाम रहेगा? लेसर। और एक पार्टी होगी जिसका नाम जो है वो रहेगा क्या? लेसी। जैसे कई बार ऐसा होता है, देखिए हम लोगों को जो है वो कोई प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करता हूं, मान लीजिए मुझे जो है वो 1 महीने के लिए जो है वो मेरे घर में कोई फंक्शन है और मुझे 1 महीने के लिए जो है वो मान लीजिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट है, और अभी बस जरूरत है, और उसके बाद मुझे जो है वो जनरेटर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। मेरे घर में जो है वो यूपीएस सिस्टम में सारा का सारा लगा हुआ है। बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरे घर में फंक्शन है, इतने सब मेहमान आएंगे, तो उन सबके लिए जो है वो मुझे 24/7 जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप चाहिए। तो मैं, अब ये बताइए, जनरेटर को मैं परचेज करके आऊं, अगर मैं उसको परचेज करता हूं तो साइलेंट जनरेटर की कोई कॉस्ट मान लो मेरे को 4-5 लाख रुपए पड़ रही है, और या फिर मैं उसको किराए पे लेके आऊं। आप बताइए आपके हिसाब से बेस्ट ऑप्शन क्या है? सर देखिए, अगर आपको लंबे समय तक चाहिए, अगर आपको वो जनरेटर जो है वो ताउम्र के लिए चाहिए, अपने घर के में आप लोग उसको इंस्टॉल करवाने वाले हैं, तो आप परचेज कर लो। अनलेस अगर आपको थोड़े दिन की रिक्वायरमेंट, तो परचेज करने की क्या जरूरत है? क्यों इतनी कैपिटल उस जनरेटर के अमाउंट के अंदर जो है वो क्या करनी? इन्वेस्ट करनी। इसका बेटर ऑप्शन ये है सर कि आप जो है वो जनरेटर को परचेज ना करो,
आप एक काम करो, जनरेटर को किराए पे ले आओ। जनरेटर को किराए पे लाना, उसी को बोलते हैं हम लोग बेसिकली क्या, लीजिंग, लीज पे लेके आना। क्या बोलते हैं उसको, लीजिंग बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है क्या जी। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए हमने जो है वो 6-7 दिनों के लिए टूर पे जाना है और हमको जो है वो सेल्फ ड्राइविंग के ऊपर जो है वो मान लीजिए कोई व्हीकल की रिक्वायरमेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर बड़े शहरों में ऐसा होता भी है कि आपको सेल्फ ड्राइविंग पे व्हीकल मिल जाता है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, आपने व्हीकल को लिया, आप अपना घूमे और वापसी में आते हुए व्हीकल को उनके जो ओनर है उसको उसके पास छोड़ के और रेंट पे करके आप आ जाएंगे। तो आपके दोनों पर्पस पूरे हो गए, आप घूम भी आए, ठीक है, और आपको व्हीकल भी मिल गया। तो ये सब कैसे पॉसिबल है, ये सब पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ द लीजिंग। लीजिंग के अंदर एक पार्टी होती है जो ओनर होती है, मतलब जो एसेट्स की क्या होती है, ओनर होती है, वो मालिक होते हैं, उनके पास में एसेट होती है और वो लोग क्या करते हैं, अपने उस एसेट को किराए पर दे देते हैं, बोले तो लीज पर दे देते हैं दूसरी पार्टी को। ओके, और दूसरी पार्टी जो है उसको फायदा क्या मिलेगा, उसको पूरी अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल के तौर पे मान लो वो जनरेटर 5 लाख रुपए का था, लेकिन मुझे वो 10 दिन के किराए पे मिल गया ओनली 10,000 रुपए के अंदर। कहां तो मेरा 5 लाख रुपए ब्लॉक होता और कहां ओनली 10,000 रुपए मैंने पे किया और मेरा काम जो है वो चल गया। तो लेसी जो यूजर होता है एसेट का, उसको ये बेनिफिट होता है कि उसको जो है वो टोटल अमाउंट जो है वो एसेट की पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिना टोटल अमाउंट का पे करे हुए जो है वो उसको एसेट मिल जाएगी, वो उसको यूज करेगा, अपना जो पर्पस है उसको पूरा करेगा और जब पर्पस पूरा हो जाएगा फिर वो उस एसेट को जो है वो बाकी हैंडओवर कर देगा दोबारा किसको, उसके मालिक को, बोले तो लेसर को। तो लीजिंग क्या हुआ, लीजिंग बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है कितनी पार्टी के बीच में, 2 पार्टी के बीच में। फर्स्ट पार्टी जो ओनर होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लेसर, और जो सेकंड पार्टी होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लेसी। आइए एक बार थोड़ा सा देखते हैं। लीजिंग जो है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में, बिटवीन द 2 पार्टी, कितने, 2 पार्टी के बीच में। एक पार्टी है लेसर, लेसर को बोलते हैं ओनर ऑफ द एसेट, जो एसेट का मालिक होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लेसर, और ये एसेट का जो है वो कौन होता है, ओनर होता है। और एक होता है लेसी, लेसी जो है वो होता है कौन, यूजर ऑफ द एसेट, उस एसेट का जो यूजर होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लेसी। ओके, तो सर ये क्या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, जो ये लेसर होगा ना वो अपनी एसेट यूज के लिए देगा किसको, लेसी को। मतलब ये जो आपका ओनर होगा ये अपनी एसेट को जो है वो यूज करने के लिए देगा किसको, लेसी को, और बदले में लेसी जो है वो इसको जो है वो क्या करेगा, एनुअल लीज रेंट, लीज रेंट बेसिकली किराया जो है वो क्या करेगा, भुगतान करेगा। मतलब उसको टाइमली बेसिस पे जो है वो रेंट का क्या करेगा, पेमेंट करेगा। क्यों पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम उस पर्सन की एसेट को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इसी यूज के बदले में जो है, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू जो है हमको मिली है और उसके बदले में हम लोग जो है उसको कुछ ना कुछ क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ये जो 2 पार्टी के बीच में हुआ, मतलब लेसर और लेसी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसके अंदर लेसर ने अपनी एसेट जो है वो किराए पे दे दी है किसको, लेसी को, और लेसी बदले में जो है वो क्या दे रहा है, लीज रेंट दे रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं हम लोग क्या, लीजिंग एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं इसको, लीजिंग एग्रीमेंट। तो लीजिंग क्या है, लीजिंग बेसिकली जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है किसके, किसमें, 2 पार्टी के बीच में, जिसमें एक पार्टी है लेसर, दूसरी पार्टी कौन सी, लेसी। लेसर ओनर ऑफ द एसेट, लेसी यूजर ऑफ द एसेट। लेसर यहां पे जो है अपनी एसेट जो है वो यूज के लिए देगा किसको, लेसी को, और लेसी बदले में जो है वो क्या पे करेगा, लीज रेंट का भुगतान करेगा। और इस अरेंजमेंट को या इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो हम बोलते हैं क्या, लीजिंग। क्या बोलते हैं इसको, लीजिंग। ओके, हाँ जी। अब यहां पे लीजिंग की अगर हम बात करते हैं तो सर हम यहां पे टॉपिक हमारा लीजिंग है या लीज फाइनेंसिंग का टॉपिक है। हमारा जो बेसिकली टॉपिक है जो कॉमर्स के अंदर कवर है वो है आपका लीज फाइनेंसिंग का। लीज फाइनेंसिंग के अंदर ये देखा जाता है कि भाई अगर मुझे एसेट की रिक्वायरमेंट है तो मेरे लिए क्या फायदेमंद है, मेरे लिए क्या फायदेमंद है, क्या मुझे एसेट को खरीदना चाहिए या मुझे एसेट को किराए पे ले जाना चाहिए। मतलब मेरे पास में अगर मान लीजिए दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, मुझे एक एग्जांपल के तौर पे मुझे एक मशीन चाहिए मेरी फैक्ट्री के अंदर जो है मुझे एक मशीन, या फिर मैं मेरा एग्जांपल लेता हूं, मैं अकेडमी रन कर रहा हूं और मुझे अकेडमी को जो है वो चलाने के लिए एग्जांपल के तौर पे एक प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है। ओके, और अगर मैं उस प्रिंटर की बात करता हूं तो वो प्रिंटर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए वो 1 लाख रुपए का प्रिंटर है। ओके, हाँ जी सर। अब क्वेश्चन यहां पे ये आ गया कि वो 1 लाख रुपए का प्रिंटर मैं मार्केट में जाके सीधा खरीद के आऊं या फिर मैं उस 1 लाख रुपए के प्रिंटर को किराए पे लूं।
मान लो अगर मेरे पास में ऑप्शन था ही नहीं किराए वाला, तो नेचुरल बात है फिर तो मुझे क्या करना पड़ेगा, परचेज ही करना पड़ेगा, फिर तो मेरे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप किराए पर भी ले सकते हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास ये ऑप्शन हो कि आप चाहें तो किराए पर भी ले सकते हो और आप चाहें तो परचेज भी कर सकते हो, तो अब क्या करें? जब भी ऑप्शन आता है तो ऑप्शंस को अपने को करना पड़ता है इवेल्युएट। क्या करना पड़ता है? इवेल्युएट करना पड़ता है, और जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम होता है उसको हम जो है वो क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। इसका मतलब हम दो ऑप्शन को आपस में जो है वो क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, और दोनों के अंदर जो बेस्ट चीज होगी उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। मेरा छोटा सा क्वेश्चन आपसे ये है, आप बताइए मैं खरीद के लूं उस एसेट को या फिर मैं किराए पे लूं? सर देखो, ऐसे हम नहीं बता सकते। आप पहले ये बताओ, अगर खरीदोगे तो कितनी कॉस्ट आएगी और अगर किराए पे लोगे तो कितनी कॉस्ट आएगी। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो मैं एज ए लेसी हूं क्योंकि मुझे एसेट चाहिए, अगर मैं उसको खरीदता हूं, परचेज की मान लीजिए मेरी कॉस्ट आ रही है 1 लाख रुपया, ठीक है जी, और अगर मैं उसको रेंट पे लूंगा, बोले तो अगर मैं उसको लीज पे लूंगा 10 साल के लिए, ये 10 साल ही चलेगी मान लीजिए एसेट, और 10 साल के लिए अगर मैं लीज पे लूंगा तो मेरे का जो टोटल खर्चा 10 सालों के अंदर आएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू मान लीजिए वो मेरा आ रहा है एग्जांपल के तौर पे 90,000। तो बताइए मुझे क्या करना चाहिए? सर देखो, सिंपल सी बात है, ये तो आप किसी छोटे बच्चे से पूछोगे वो भी बता देगा। अगर आप एसेट को परचेज करते हो तो आपका कैश का आउटफ्लो जो हो रहा है आपके पार्ट पे वो कितना होगा, 1 लाख रुपए का। और अगर आप उसी एसेट को जो है वो परचेज ना करके अगर आप लीज पे लोगे तो आपका अब जो कैश का आउटफ्लो होगा वो कितना होगा, 90,000 का होगा। तो सर आप खुद ही इवेल्युएट कर सकते हो। देखो भाई, मैं तो इतना समझदार नहीं हूं, आप ही बता दीजिए। मैं तो अब देखो, अब बच्चे मेरे समझदार बहुत ज़्यादा हैं तो बच्चे बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। सर देखो, आपके बच्चे बहुत समझदार है और आपके बच्चे सीधा बताएंगे कि आपको एसेट को जो है वो लीज पे लेना चाहिए। क्यों भाई लीज पे क्यों लेना चाहिए? क्योंकि सर देखिए, अगर आप परचेज करेंगे आपका 1 लाख रुपए का आउटफ्लो हो रहा है, और अगर आप लीज पे लेंगे तो आपके ओनली 90,000 रुपए जा रहे हैं, तो आपके 10,000 रुपए की यहां पे क्या हो रही है, सेविंग हो रही है। अच्छा, ये 10,000 की क्या हो रही है मुझे, सेविंग। और सर ये 10,000 की सेविंग अल्टीमेटली जो है ये बेनिफिट करेगी किसको, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर को। और आपने हमको शुरू में बताया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर कि फर्म के ऑब्जेक्टिव जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका कौन सा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, और एक होता है कौन सा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ये बोलता है कि वो सब जिससे शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़े उसको, उस प्रपोजल्स को या उन प्रोजेक्ट्स को अपने को क्या करना चाहिए, अंडरटेक करना चाहिए। अब सर अगर ये 10,000 रुपए का सेविंग होगा तो क्या ये 10,000 रुपए से जो है वो शेयर होल्डर का वेल्थ जो है वो इंक्रीज होगा नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। तो सर क्या, सर आप खुद बताइए, क्या आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव को, आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जब वो इस डिसीजन से पूरा हो रहा है तो क्या आपको ये डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? जी बिल्कुल लेना चाहिए। तो अगर मैं लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, मतलब अगर मैं यूजर हूं एसेट का, मुझे एसेट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे डिसाइड करूंगा कि मुझे खरीदना है या किराए पे लेना है। तो मैं किस ऑप्शन पे जाऊंगा? सर हम यहाँ पे जो है वो बिल्कुल भी जो है वो सब्जेक्टिव नहीं होंगे कि खरीद के ही लेके आओ क्योंकि उसे मालिकाना हक रहेगा। नहीं सर, आप चाहे खरीदो चाहे आप किराए पे लाओ, दोनों के अंदर आप एसेट को यूज ही करोगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन यहां पे ये आ रहा है कि क्या करें, तो उसका आंसर सिंपल सा ये है, जिस ऑप्शन के अंदर आपका कैश का आउटफ्लो जो है वो क्या है, मिनिमम है, जिस ऑप्शन में आपका कैश का आउटफ्लो क्या है, मिनिमम है, उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कीजिएगा। चाहे वो कैश का आउटफ्लो आपका परचेज के ऑप्शन में मिनिमम हो, चाहे वो कैश का आउटफ्लो आपका लीज के ऑप्शन में मिनिमम हो, जिसके अंदर भी आपका आउटफ्लो जो है मिनिमम होगा, आप उस ऑप्शन को जो है वो क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ओके, हाँ जी सर। तो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे, अभी आगे लिखा हुआ है, थोड़ा सा बताता हूं। हालांकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं इसी टॉपिक पे कि लेसर डिसीजन मेकिंग कैसे करता है और लेसी कैसे करता है। चलो मैं एक बार पढ़ा भी देता हूं आपको, आओ एक बार यहां पे। लीजिंग डिसीजन फ्रॉम लेसर पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम लेसी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले हम बात करेंगे लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हु इज लेसी? लेसी इज द यूजर ऑफ द एसेट। लेसी जो है वो कौन होता है, यूजर होता है एसेट का। ओके, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेसी ये डिसाइड करता है कि मैं लीज पे लूं एसेट को या मैं क्या करूं, बाय करूं। हम यहां पे क्या करते हैं, लेसी डिसाइड करेगा कि एसेट को लीज पर लेना बेनिफिशियल होगा। लेसी ये डिसाइड करेगा कि किसी भी एक पर्टिकुलर एसेट को लीज पर लेना बेनिफिशियल होगा या उसको बाय करना बेनिफिशियल होगा। अब बेनिफिशियल का मतलब क्या, जहां पर लेसी का कैश आउटफ्लो क्या होगा, कम होगा, लेसी उस ऑप्शन को जो है वो क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। जहां पे लेसी का जो कैश आउटफ्लो जहां पे क्या आएगा, उसका कम होगा, कैश का जो आउटफ्लो, क्योंकि अगर आप खरीदोगे तो पेमेंट तो करना पड़ेगा, तो कैश आपके यहां से जाएगा। तो जिस ऑप्शन में आपका कैश का आउटफ्लो बिल्कुल कम होगा, आप उस ऑप्शन को जो है वो क्या करने वाले हैं, सिलेक्ट करने वाले हैं। ये बात समझ में आ रही है क्या? जी सर, यही पूरा का पूरा टॉपिक है।
ठीक है, चलो जी, ये तो हो गया लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो लेसी क्या डिसाइड करेगा, जहां पे पैसे कम जा रहे हैं, लिख दो यहां पे, जहां पैसा कम जा रहा है उसे क्या करेंगे, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जहां पे पैसे आपके कम जा रहे हैं उस ऑप्शन को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ये तो हो गया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लेसी। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि भाई लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, लेसर कौन होता है पहले ये बताओ। सर लेसर इज द ओनर, लेसर कौन होता है, ओनर ऑफ द एसेट। हाँ जी, ओनर के बिहाफ पे क्या देखेंगे, ओनर बेसिकली ये देखता है, या लेसर वो पर्सन है जो ये डिसाइड करता है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर एसेट को परचेज करके आता हूं, जो चाहिए किसको है, लेसी को चाहिए, अगर मैं उसको खरीदता हूं और खरीद करके जो है वो आगे देता हूं किसको, लेसी को, तो लेसी बदले में मुझे पे करेगा लीज रेंट। तो क्या मेरे लिए वो काम बेनिफिशियल है या नहीं है, तो उस ऑप्शन को ये क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। अगर लगता है लेसर को कि एसेट को खरीद के और आगे किराए पर देना, अगर उससे इसको नेट बेनिफिट हो रहा है तो ये एसेट को खरीद के किराए पे देगा, अनलेस ये एसेट को खरीद के किराए पर नहीं देगा। इसके लिए ये बेसिकली कैपिटल बजटिंग टेक्निक को जो है वो क्या करता है, यूज करता है। मतलब लेसर क्या करता है, जैसे अगर आई एम द लेसर, तो मैं पहले ये देखूंगा कि अगर मैं उस एसेट को खरीद के लाता हूं, ठीक है, मैं मान लीजिए उस एसेट को खरीद के लाया और मेरा वो जो परचेज प्राइस पड़ा वो 1 लाख रुपया, ठीक है, अगर मैं उस एसेट को खरीद के लाऊं, ये तो मेरी क्या हो गई है, कॉस्ट हो गई है। ठीक है, और इसके ऊपर मैं कुछ खर्चा करता हूं, प्लस में मैंने कुछ एक्सपेंस कर दिए, मान लीजिए 20,000 के, तो बताइए मेरे को एसेट कितने की पड़ी, 1,20,000 की। अगर मैं एसेट को खरीदता हूं तो मेरा टोटल खर्चा कितना आ रहा है, 1,20,000, और अब मैं उसको अगर मान लो किराए पे देता हूं और किराए पर दूंगा तो मुझे बदले में क्या मिलेगा, लीज रेंट मिलेगा। और अगर लीज रेंट की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट अगर ये मिला के मुझे टोटल मिलेगा 1,32,000, मतलब जो मुझे लीज रेंट मिल रही है इनकी अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट में निकालता हूं और अगर ये मुझे कितने मिल रही है, 1,32,000, तो बताइए क्या मुझे फायदा है, नुकसान। सर देखो सिंपल सी बात है, आपने एसेट को खरीदा, उसके ऊपर खर्चा किया, आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है कितना, 1,20,000 का। अगर आप आगे उसको जो है वो रेंट पर दोगे तो आपको जो रेंट अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी टोटल मिला के लगभग 1,32,000 की, तो आपको अल्टीमेटली 12,000 रुपए का तो बेनिफिट है। मतलब यहां पे 12,000 आपकी पॉजिटिव जो है वो क्या है, एनपीवी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है। हाँ जी, तो सर इसका मतलब तो आपको एसेट को खरीद करके और जो है वो लीज पर देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू मिल रही है उस एसेट से वो कैसी है, पॉजिटिव है। तो लेसर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो देखेगा कि क्या एसेट को खरीद के लाकर और उसको आगे रेंट पर देना मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो ये हम देखेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लेसर। आओ एक बार देखें लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखा हुआ है। लेसर डिसाइड करेगा क्या एसेट को बाय करके, क्या एसेट को खरीद के और क्या लीज पर देना हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। लेसर बेसिकली कैपिटल बजटिंग टेक्निक से डिसाइड करता है वेदर एसेट में पैसा लगाना बेनिफिशियल है या नहीं। अगर लेसर को पॉजिटिव एनपीवी मिलेगी, अगर लेसर को क्या मिल रहा है, पॉजिटिव एनपीवी मिलेगी, तो वो एसेट को बाय करके लीज पर देगा। और अगर लेसर को मान लीजिए लेसर पहले डिसाइड करेगा कि भाई पॉजिटिव एनपीवी मिल रहा है या नेगेटिव मिल रहा है, अगर उसको पॉजिटिव एनपीवी मिलेगा तो फिर वो एसेट को खरीद के आगे लीज पर देगा, नहीं तो वो एसेट को खरीद के आगे लीज पर नहीं देगा, मतलब वो एसेट को परचेज ही नहीं करेगा। तो लीजिंग कंपनी बेसिकली ये देखती है कि अगर हम एक पर्टिकुलर एसेट को अगर परचेज करके आते हैं तो क्या उस एसेट को आगे अगर हम रेंट पर देते हैं तो क्या हम इतना पैसा कमा लेंगे क्या कि हमारी कॉस्ट भी कवर हो जाए और एक मिनिमम जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब कुछ प्रॉफिट अमाउंट जो है वो भी हम कमा ले। अगर हमको ऐसा लगता है कि एसेट को खरीद के और आगे किराए पर देकर इतना किराया का अमाउंट हम वसूल कर लेंगे जिससे हमारी एसेट की कॉस्ट भी कवर होगी और जो हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं वो हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट भी कवर हो जाएगा, फिर तो हम एसेट को लेके और आगे रेंट पर देंगे, अनलेस हम एसेट को जो है वो खरीदने का काम नहीं करेंगे। ओके हाँ जी, तो ये डिसीजन मेकिंग है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लेसी एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लेसर, जो कि नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के थ्रू हम लोग जो है इसकी चर्चा करेंगे। ओके हाँ जी, अब आओ पहले दोबारा लीजिंग के ऊपर ही आ जाते हैं हम लोग। आज की क्लास में हम लीजिंग पढ़ने वाले हैं और लीजिंग के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला लीज क्या है। लीज बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर एक होता है कौन, ओनर एसेट का, और जिसको बोलते हैं लेसर, और जो ग्रांट करता है मतलब देता है दूसरे पर्सन को, दूसरा पर्सन कौन, लेसी, उसको क्या देता है, एक्सक्लूसिव राइट देता है, अकेला राइट देता है क्या करने का, एसेट को यूज करने का फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम। इन रिटर्न बदले में उसको क्या मिलता है, रेंट मिलता है, उस रेंट को बोलते हैं हम लोग क्या, लीज रेंट। कैपिटल्स
capital asset like land, building, equipment, machinery, vehicles are the usual asset which are generally acquired on the lease basis. The lessor remains the owner. Lessor जो है वो अभी भी कौन होगा? ओनर. मालिक कभी भी एसेट का कौन रहेगा? लेसर ही रहेगा. चाहे यूज कौन करे? लेसी, लेकिन मालिक अभी भी कौन रहेगा? लेसर रहेगा. द लेसर रिमेन्स द ओनर ऑफ द एसेट, बट जो उसका पोजेशन है, मतलब पोजेशन का मतलब जो है वो क्या होता है? जो फिजिकली वो जो एसेट है वो चली जाएगी किसके पास में? वो चली जाएगी लेसी के पास में. लेकिन उसका जो पोजेशन और जो इकोनॉमिक यूज है वो उस एसेट का वो वेस्टेड पहुंच जाएगा किसके पास में? लेसी के पास में. ठीक है. बोलता है एज देयर इज नो सेपरेट स्टैचू, अलग से जो है लीज के लिए कोई भी जो है सेपरेट लो, स्टैचू का मतलब क्या होता है? लो. अलग से लीज के ऊपर, लीज के लिए जो है वो कोई सेपरेट लो जो है वो इंडिया के अंदर नहीं है. तो फिर अब क्या करें? अगर कल को झगड़ा हो गया मान लीजिए, तो भाई उस झगड़े का निपटान कैसे होगा? अब झगड़े का अगर मान लो कभी भी लेसर और लेसी के बीच में झगड़ा हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, कॉन्टैक्ट चल रहा है, लेकिन 2 महीने बाद ही झगड़ा हो गया, तो झगड़े का निपटान कैसे होगा? अगर आप कोर्ट में जाके शिकायत करेंगे तो कोर्ट जो है उसकी सुनवाई करता है, और कोर्ट जब सुनवाई करेगा तो नेचुरल बात है कोर्ट कानून के हिसाब से चलता है, और कानून के हिसाब से तो कोर्ट तब चलेगा ना जब भाई कोई कानून बना हुआ है, और लीजिंग के लिए कोई सेपरेट कानून है नहीं. तो इंडिया के अंदर लीजिंग को जो है वो माना गया बेलमेंट. क्या माना गया? बेलमेंट. जो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेलमेंट पढ़ते हो तो लीजिंग को बिल्कुल सेम बेलमेंट माना गया. और बेलमेंट के जितने भी प्रोविजंस हैं, बेलमेंट से रिलेटेड जितने भी सेक्शंस हैं, वो सारे आपके लीजिंग के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं. तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं एज देयर इज नो सेपरेट स्टैचू, कोई भी सेपरेट लॉ जो है वो इंडिया के अंदर नहीं है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीजिंग को गवर्न करता हो, विच इज एकिन. एकिन मतलब जो सिमिलर है बिल्कुल किसके जैसा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जैसा. द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो उसके लिए जो है वो क्या, जो प्रोविजन है किसके? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई टू इट, तो वो इसके ऊपर क्या है? एप्लीकेबल है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 146 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बेलमेंट जो है वो क्या होती है? बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ द गुड्स बाय वन पर्सन. एक पर्सन अपनी गुड्स को डिलीवर करता है किसको? दूसरे पर्सन को, किसी एक पर्पस के लिए. अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट पे डेट दे शेल, जब वो पर्पस क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, तो वो उसको क्या कर देगा? रिटर्न करेगा, और अदरवाइज डिस्पोज, या तो उसको वापस कर देगा या फिर क्या करेगा? डिस्पोज करेगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम. तो इसको बोलते हैं बेलमेंट. क्या बेलमेंट आपको बिल्कुल लीजिंग जैसा लग रहा है? नहीं लग रहा? लग रहा है. तो लीजिंग के लिए इंडिया में कोई सेपरेट लॉ नहीं बना हुआ है. तो अगर लीजिंग के पार्ट, अगर लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट में अगर कभी कोई डिफॉल्ट होता है, कोई भी झगड़ा होता है, डिस्प्यूट होता है, तो उस डिस्प्यूट को जो है हम सुलझाएंगे विद द हेल्प ऑफ द प्रोविजन ऑफ द बेलमेंट. ठीक है जी. द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स, जो पर्सन गुड्स को डिलीवर करता है उसको बोलते हैं हम लोग बेलर. क्या बोलते हैं? बेलर. एंड द पर्सन टू हुम दे आर डिलीवर, और वो पर्सन जिसको गुड्स डिलीवर की जाती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? बेली. क्या बोलते हैं? बेली. बेलर हो गया जैसे लेसर, और बेली कौन हो गया? लेसी हो गया. सिंस एन इक्विपमेंट लीज ट्रांजेक्शन फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो ऑब्लिगेशन जो है लेसर का एंड द लेसी आर सिमिलर. लेसर और लेसी के जो लाइबिलिटीज है वो बिल्कुल सेम है टू दोज ऑफ द बेलर एंड द बेली as given in the Indian Contract Act. Briefly, these may be stated as follow. द लेसर मतलब ओनर की ड्यूटी है कि वो डिलीवर करेगा एसेट को टू द किसको? लेसी को. टू लीगली ऑथराइज, और उसको ऑथराइज करेगा लीगली कि वो आपकी एसेट को जो है वो क्या करेगा? यूज करेगा, और लीव करेगा एसेट को इन पीसफुल पोजेशन ऑफ द लेसी ड्यूरिंग द लीज पीरियड. ठीक है. और लेसर के ये ऑब्लिगेशन बनती है, लेसर की ये ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है कि वो पे करेगा. सॉरी, लेसी है ये. लेसी की ड्यूटी है कि वो क्या करेगा? पे करेगा लीज रेंटल एज स्पेसिफाइड इन द लीज एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट द लेसर टाइटल, टू टेक रिस्पॉन्सिबल केयर फॉर द एसेट एंड टू रिटर्न द लीज एसेट एट द एक्सपायरी ऑफ द लीज पीरियड. लेसी की ड्यूटी है कि वो क्या करेगा? एसेट को यूज करेगा, ड्यू केयर से यूज करेगा. इसका मतलब उसको जो है वो गलत तरीके से जो है वो इस्तेमाल नहीं करेगा, उसी तरीके से इस्तेमाल करेगा. ये माने कि जैसे वो एसेट उसकी खुद की है, और जब एग्रीमेंट पूरा हो जाएगा तो उस लीज एसेट को वो वापस दे देगा किसको? लेसर को. ओके. अब थोड़ा नटशेल में देखते हैं लीज क्या है. लीज अभी हमने पढ़ लिया, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है जहां पे एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी को क्या करती है? राइट देती है कि वो क्या करे? यूज करे द एसेट इन रिटर्न फॉर ए पीरियोडिक पेमेंट. एक पीरियोडिक पेमेंट है, उसके बदले में उसको वो यूज करे. लीज इज एसेंशियली द रेंटिंग. लीज जो है वो बेसिकली क्या है? रेंट पे देना एसेट को फॉर सम स्पेसिफाइड पीरियड के लिए. ओनर जो है एसेट का उसको बोलते हैं लेसर, और जो अदर पार्टी जो यूज करती है एसेट को उसको बोलते हैं हम लोग क्या? लेसी. लेसी कैन बी, लेसी कौन हो सकता है? इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है, जो उस एसेट को यूज करने के लिए क्या है? इंटरेस्टेड होती है, जिसको वो एसेट चाहिए विदाउट ओइंग. और जबकि खरीदना नहीं है लेकिन फिर भी इसको यूज करना है, तो आप क्या करो? अगर खरीदना भी नहीं है और यूज भी करना है तो क्या करो? भाई किराए पे ले. ठीक है. जबकि लेसर में भी लेसर कौन होता है? सेलर.
या सप्लायर या फाइनेंस कंपनी या मैन्युफैक्चरर जो क्या करता है, फाइनेंस करता है परचेज ऑफ द एसेट को। अंडर द लीज कॉन्ट्रैक्ट द ओनरशिप जो है एसेट की वो अभी भी कौन, मालिक कौन होता है अभी भी, लेसर। चाहे एसेट की पोजेशन किसके पास चली गई है, लेसी के पास, बट अभी भी ओनर जो रहेगा वो कौन रहेगा, लेसर रहेगा। वेयर एज जबकि यूज जो है एसेट का वो कौन कर रहा है, लेसी कर रहा है। इन रिटर्न बदले में लेसी हैज टू पे, लेसी को पे करना पड़ेगा फिक्स पीरियोडिक अमाउंट टू द किसको, लेसर को, और उस फिक्स पीरियोडिक अमाउंट को बोलते हैं हम लोग क्या, लीज रेंटल। जनरली लीज रेंटल इज फिक्स एंड अमाउंट और टाइमिंग जो है वो पहले से जो है वो क्या होता है, लेसर और लेसी के बीच में फिक्स हो जाता है स्टार्टिंग के अंदर ही। ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ लीज। मेरे ख्याल से टाइप ऑफ लीज से पहले आपको ये तो मतलब पता चल गया होगा कि बेसिकली लीजिंग क्या है। तो लीजिंग एक एग्रीमेंट है दो पार्टी के बीच में, एक पार्टी है लेसर, एक पार्टी है लेसी। लेसर ओनर ऑफ द एसेट, लेसी यूजर ऑफ द एसेट। लेसर अपने एसेट को किराए पे देगा किसको, लेसी को। लेसी बदले में जो है वो क्या पे करेगा, लीज रेंट का भुगतान करेगा। और जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा तो लेसी वो एसेट जो है वो हैंड ओवर कर देगा किसको, लेसर को। बात खत्म हो गया। अब टाइप पढ़ेंगे कि लीज रेंट जो लीजिंग जो है वो कितने तरह की होती है। तो बोलते हैं द टर्म एंड कंडीशन, जो टर्म एंड कंडीशन ऑन विच, जिसके बेस पर एसेट को लीज किया जाता है, एंड द राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द लेसर एंड द लेसी आर क्लियरली इनकॉर्पोरेट इन द लीज एग्रीमेंट। मतलब लेसर और लेसी के जो राइट एंड ऑब्लिगेशन है वो सब सारे के सारे जो है वो लीज एग्रीमेंट के अंदर पहले से लिख जाते हैं। इसके बेस पर जो है लीजिंग को जो है अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई किया गया। सबसे पहले जो है वो आती है कौन सी, ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज जिसको हम सर्विस लीज भी बोलते हैं, ये एक ऐसा लीज एग्रीमेंट है जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एसेट है, एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास कोई एक पेट्रोल की कार है, पेट्रोल कार है जो आप रेंट पर देते हो, और आपको मालूम है पेट्रोल कार की जो आरसी बनती है, मतलब जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनता है, वो बनता है कितने दिन के लिए मालूम, वो बनता है 15 ईयर्स के लिए। कितने साल के लिए, 15 सालों के लिए। और अगर आप ये पेट्रोल कार को जो है वो क्या करते हो, रेंट पर देते हो, तो इसको ऑपरेटिंग लीज कब बोलेंगे, ऑपरेटिंग लीज तब बोलेंगे अगर आपने इस पेट्रोल कार को शॉर्ट पीरियड के लिए रेंट पर दिया। अगर आपने इस पेट्रोल कार को शॉर्ट पीरियड के लिए जो है वो रेंट पर दे दिया, तो वो जो रेंट एग्रीमेंट आपने बनवाया उसको बोलते हैं आप लोग क्या, ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज बेसिकली जो है कंपनी जो है वो क्या करती है, जो उसकी इकोनॉमिक लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ कितनी है सर, इकोनॉमिक लाइफ तो 15 साल है, तो वो इकोनॉमिक लाइफ से कम समय के लिए उसको जो है वो क्या करती है, लीज पर देती है। चलो पढ़ते हैं। बोलता है इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज, ऑपरेटिंग लीज में लेसर नॉट ओनली लीज द एसेट, लेसर सिर्फ एसेट को लीज नहीं करता बल्कि ही रिमेन्स द ओनर, वो मालिक तो होता है बट ऑल्सो अंडरटेक टू प्रोवाइड सर्विस। लेकिन वो ये भी प्रॉमिस करता है कि कल को, जैसे मैं अगर लेसर हो गया, आप लेसी हो गए, मैं ऑपरेटिंग लीज में आपको अपनी एसेट भी दूंगा, ओनर तो अभी भी मैं ही हूं, लेकिन मेरी एसेट की पोजीशन आपके पास चलेगी, आप उसको यूज करेंगे, और मैं आपको अंडरटेक करता हूं कि कल को अगर जो एसेट आप यूज कर रहे हो, मेरी एसेट जो आप यूज कर रहे हो, अगर उसमें कोई भी खराबी होती है तो मैं उसको सही भी कर दूंगा। तो क्या बोलता है, but also undertake to provide services attached to such asset, example maintenance, repair, technical advice, etc. Such lease is also known as the service lease. इस लीज को बोलते हैं हम लोग क्या, सर्विस लीज। कंप्यूटर हो गए, ऑफिस इक्विपमेंट हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गए एंड ट्रक आर द टिपिकल कैपिटल एसेट जिसको लीज किया जाता है अंडर द ऑपरेटिंग लीज अरेंजमेंट। मेन फीचर क्या क्या है इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला बोलता है द लीज कॉन्ट्रैक्ट इज जनरली फॉर ए पीरियड विच इज कंसिडरेबली शॉर्टर। लीज पीरियड कितना होगा, लीज पीरियड वो होगा जितनी कंपनी की उस एसेट की इकोनॉमिक लाइफ है, उस इकोनॉमिक लाइफ से शॉर्टर पीरियड के लिए आप लीज एग्रीमेंट करते हो, ताकि एक लीज एग्रीमेंट खत्म हुआ तो फिर आप उसी एसेट को किसी दूसरे पर्सन को जो है वो रेंट पे दे सकते हो। क्या बोलता है, द लीज कॉन्ट्रैक्ट इज जनरली फॉर ए पीरियड विच इज कंसिडरेबली शॉर्टर देन द यूजफुल लाइफ ऑफ द लीज्ड एसेट। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मशीन को एक्वायर किया ऑन लीज पे फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, वाइल जबकि उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, 10 साल, लेकिन हमने दिया है उसको कितने, ओनली 5 साल के लिए, तो 5 साल के बाद जैसे वो वापस आएगी फिर उसको आगे कुछ सालों के लिए दोबारा हम क्या कर देंगे, लीज पे दे देंगे। तो पहला तो इसका जो फीचर है वो ये है कि जो लीज कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा होता है, शॉर्टर पीरियड के लिए होगा, मतलब जितनी उसकी इकोनॉमिक लाइफ है उससे शॉर्टर पीरियड के लिए होगा। दूसरा, लेसर डज नॉट देयरफॉर रिकवर द फुल कॉस्ट ऑफ द एसेट फ्रॉम वन लेसी। लेसर जो है एक ही पर्सन से पूरी अमाउंट ऑफ कॉस्ट जो है वो रिकवर नहीं करेगा। जैसे अगर मान लीजिए मैंने 5 साल के लिए मैंने उस एसेट को लिया 1 लाख रुपए की, और उस एसेट को अगर मैं आगे लीज पे दे रहा हूं मान लो 5 साल के लिए मिस्टर बी को, जबकि वो एसेट चलेगी कितने, एग्जांपल के तौर पे मान लो 15 साल, और मैंने उसको दे दी कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, तो मैं इससे रिकवर करूंगा एग्जांपल मान लो 70,000। इसका मतलब एक ही पर्सन से पूरी कॉस्ट जो है वो आप रिकवर नहीं करते हो। द लेसर डज नॉट देयरफॉर रिकवर द फुल कॉस्ट
of the asset from one lessee only. The leased asset is returned back to the lessor at the end of the lease period and is thereafter leased again to another lessee for another lease period. और जैसे वो लीज पीरियड खत्म होगा फिर दूसरे पर्सन को आप दे दोगे अनदर लीज पीरियड के लिए. आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ इज ओवर, जब उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी तो फिर लेसर जो होगा वो उस एसेट को क्या कर देगा, सेल आउट कर देगा स्क्रैप में, और स्क्रैप अमाउंट जो है वो रियलाइज कर लेगा. आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ इज ओवर इट इज सोल्ड ऑफ, उसको बेच दिया जाएगा एंड उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है उसको रियलाइज कर लिया जाएगा बाय द लेसर के द्वारा. ठीक है जी. तीसरा बोलता है ऑपरेटिंग लीज जनरली कंटेन ए कैंसिलेशन क्लोज. ऑपरेटिंग लीज में आपके पास में ना एक ऑप्शन होता है किसका, कैंसिलेशन क्लोज का. सर ये क्या होता है कैंसिलेशन क्लोज? मान लीजिए आपने एग्रीमेंट किया 5 साल के लिए, ठीक है, लेकिन आपको 2 साल के बाद वो एसेट नहीं चाहिए, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने उस लीज एग्रीमेंट को कैंसिल भी कर सकते हो. कुछ एक अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा और आप लीज एग्रीमेंट को कैंसिल भी कर सकते हो. क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग लीज जनरली कंटेन ए कैंसिलेशन क्लोज आल्सो वेयर इन, जहां पे लेसी रिटेन द राइट, लेसी के पास में जो यूजर है उसके पास में राइट होता है कि वो अगर चाहे तो वो कैंसिल कर सकता है लीज को एनी टाइम बिफोर द लीज पीरियड इज ओवर. जब लीज पीरियड खत्म हो जाएगा तो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन आपके पास ये राइट है कि आप लीज पीरियड मान लो 5 साल का और आप 2 साल के बाद आपको लगता है कि नहीं यार मेरा मन नहीं है अभी एसेट का क्योंकि नई एसेट्स आ गई हैं इसके बदले में, ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, तो आप जो है वो उसको कैंसिल भी कर सकते हो. आगे, सच क्लोज इज बेनिफिशियल टू द लेसी एज ही में टर्मिनेट द लीज इफ द एसेट बिकम्स ऑब्सोलेट और हिज नीड फॉर द एसेट इज ओवर. ओके, अगला, द लीज एग्रीमेंट कंटेन ए मेंटेनेंस क्लोज. लीज एग्रीमेंट के अंदर इस तरह की ऑपरेटिंग लीज के अंदर जो है मेंटेनेंस क्लोज भी होता है. सर ये क्या बोलता है, मेंटेनेंस क्लोज जो है वो आपको बेसिकली ये बोलता है कि अगर मान लीजिए कल को उस एसेट में कोई खराबी होती है तो लेसर जो है वो उसको ठीक भी करवा कर देगा. मतलब द लीज एग्रीमेंट कंटेन ए मेंटेनेंस क्लोज वेयर बाय लेसर जो है इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द लीज्ड एसेट, कि लेसर ही मतलब जो मालिक है, चाहे मैंने वो एसेट आपको किराए पे दे दी, कल को मान लो कि वो जो मैंने गाड़ी आपको पेट्रोल वाली किराए पे दी और अगर उसका मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे उसका इंजन बोल गया, इंजन में कोई खराबी आ गई, तो मैं ही उसको सही करवा कर दूंगा. तो नेसेसरी रिपेयर फ्यूल सपोर्ट स्टाफ में बी प्रोवाइडेड बाय द लेसर एज एग्रीड अपॉन. तो अब जब मैं आपसे बदले में क्या लूंगा, लीज रेंट लूंगा, तो उसके अंदर मैं आपसे क्या क्या रिकवरी कर लूंगा. मैं आपसे मान लीजिए लीज रेंट चार्ज कर रहा हूँ 20,000 रुपये पर ईयर. अब ये 20,000 में मैं क्या क्या ले लूंगा, इस 20,000 में एक तो मैं इसमें लूंगा आपसे पार्ट ऑफ द एमोर्टाइजेशन, मतलब जो लागत है उसका एक पार्ट आपसे रिकवर कर रहा हूं, प्लस में मेंटेनेंस सर्विस भी क्योंकि मैं प्रोवाइड कर रहा हूं इसका भी एक चार्ज ले लूंगा, और प्लस में जो मेरा प्रॉफिट है वो भी आपसे क्या करूंगा, रिकवर करूंगा. तो मतलब जो मेरा लीज रेंट होगा ना उसमें ये तीनों चीजें हम जो है वो क्या करेंगे, आपसे रिकवर करेंगे. इस तरह के लीज एग्रीमेंट को बोलते हैं हम लोग क्या, ऑपरेटिंग लीज एग्रीमेंट. क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग लीज एग्रीमेंट. चलो जी आगे बढ़ते हैं. अगला जो आया वो है कौन सा, फाइनेंशियल लीज. फाइनेंशियल लीज ऑपरेटिंग का रिवर्स हो गया, मतलब ऑपरेटिंग जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, फाइनेंसिंग आपकी लॉन्ग पीरियड के लिए होता है. ऑपरेटिंग में मेंटेनेंस क्लोज होता है, फाइनेंसिंग में मेंटेनेंस क्लोज नहीं होता है. ऑपरेटिंग में कैंसिलेशन क्लोज होता है, फाइनेंसिंग लीज के अंदर आपका कैंसिलेशन क्लोज भी नहीं होता है. चलो पढ़ना शुरू करते हैं. बोलते हैं इन केस ऑफ फाइनेंशियल लीज लेसर रिमेन्स द ओनर. अभी भी ओनर जो है वो कौन है, लेसर है ड्यूरिंग द लीज पीरियड, लेकिन डज नॉट अंडरटेक द मेंटेनेंस. लेकिन लेसर जो है वो मेंटेनेंस नहीं करवाएगा, मतलब ये हम ये सर्विस प्रोवाइड आपको नहीं करेंगे. द रेंटल रिसीव बाय द लेसर फुली अमोर्टाइज द कॉस्ट. और जो हम आपसे लीज रेंट लेंगे उसमें सिर्फ 2 चीज होगी, एक तो कॉस्ट होगी और एक आपसे हम प्रॉफिट अमाउंट चार्ज करेंगे. ओके, दीज लीज आर नॉन कैंसिलेबल. और ये जो लीज होगी वो कैसी होगी, नॉन कैंसिलेबल नेचर की होगी. नॉन कैंसिलेबल का मतलब ये है कि आपने अगर 5 साल के लिए एग्रीमेंट किया या 10 साल के लिए एग्रीमेंट किया तो आप इसको जो है वो तोड़ नहीं सकते हो. आगे, अल्टीमेटली ओनरशिप जो है लीज एसेट की में भी ट्रांसफर. और जब लीज पीरियड पूरा हो जाएगा तो वो एसेट भी कुछ अमाउंट चार्ज करके लेसी को ही दे दी जाएगी. मान लीजिए आज मैंने अपनी एक कार आपको परचेस करके दी, कार जो है वो 15 साल तक चलेगी एग्जांपल मान लीजिए, और आपने मुझसे एग्रीमेंट कर दिया 12 साल के लिए. ठीक है जी, 12 साल के लिए 12 साल तक आपने एसेट को यूज किया. अब 12 साल के बाद अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो रहा है, तो मैं आपको पूछूंगा आपने लेनी, आप बोले हाँ सर हमने चलाई है इसको और हम इसको रखना भी चाहते हैं, हमारे ये लकी कार है ये. तो मैंने कहा ठीक है आप एक काम करो, मुझे लाख रुपए और दे दो और एसेट को रख लो. इसको बोलते हैं क्या, कि जब लीज पीरियड एंड होगा तो एट द एंड ऑफ लीज पीरियड एसेट जो है कुछ नॉमिनल अमाउंट चार्ज करके और लेसर जो है वो क्या करेगा, लेसी को ही ट्रांसफर कर देगा. तो क्या बोलता है, अल्टीमेटली द ओनरशिप जो है लीज एसेट का मे बी ट्रांसफर टू द लेसी एट एन एग्रीड प्राइस. लेसर दस एक्ट एज ए फाइनेंसर. तो यहाँ पे लेसर जो है वो बेसिकली की क्या भूमिका निभा रहा है, फाइनेंसर की भूमिका निभा रहा है, क्योंकि बस उसने तो खरीदवा के दे दी, उसके बाद पूरी जिंदगी उस एसेट को यूज जो है वो कौन करने वाले, लेसी यूज करेगा. तो लेसर
फाइनेंशियल की भूमिका निभा रहा है एंड अर्न ए रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इन द लीज एसेट बाय वे ऑफ रेंटल। फाइनेंशियल लीज आर ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। और फाइनेंशियल लीज जो है वो किसके कितने समय के लिए होती है? मेजर पार्ट ऑफ यूजफुल लाइफ के लिए होती है। इसका मतलब जो है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होती है। कितने के लिए होती है? लॉन्ग पीरियड के लिए। और कितना? लगभग उसकी जो इकोनॉमिक लाइफ है उतने पीरियड के लिए होती है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ खास बातें फाइनेंशियल लीज के बारे में आओ पढ़ते हैं। बोलता है लीज पीरियड स्प्रेड, जो लीज पीरियड होगा वो कितना होगा? वो पूरी इकोनॉमिक लाइफ के दौरान जो है आप उसको क्या कर दोगे? स्प्रेड कर दोगे। द लीज पीरियड स्प्रेड ओवर द एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। द लीज इज ओरिजिनली फॉर ए नॉन कैंसिलेबल पीरियड। जो शुरुआत की जो लीज होती है ना, जब हमने आपको मान लीजिए 10 साल वो एसेट चलेगी और 8 साल के लिए आपको दे दिया, तो उस पीरियड में वो पीरियड की जो लीज है वो कैंसिलेबल क्लोज नहीं होता उसमें, इसका मतलब वो नॉन कैंसिलेबल नेचर की है। तो उसके अंदर जो हम आपसे रिकवरी करेंगे उसको बोलते हैं प्राइमरी लीज पीरियड। वो जो पीरियड रहता है वो 8 साल का पीरियड, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? प्राइमरी लीज पीरियड। और उसके बाद अभी 2 साल ही बचे हैं अब तो, अब वो 2 साल के लिए दोबारा जब आपको लीज पे देंगे ना तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? सेकेंडरी लीज पीरियड। पढ़ते हैं द लीज पीरियड, शुरू से पढ़ो। द लीज पीरियड स्प्रेड ओवर द एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। द लीज इज ओरिजिनली फॉर ए नॉन कैंसिलेबल पीरियड कॉल्ड द प्राइमरी लीज पीरियड ड्यूरिंग विच द लेसर सीक टू रिकवर हिज इन्वेस्टमेंट अलोंग विद सम प्रॉफिट। देयर आफ्टर, उसके बाद में लीज इज सब्जेक्ट टू रिन्यूअल, और लीज को आप दोबारा रिन्यू करवा सकते हो और उसको बोलते हैं हम लोग क्या? सेकेंडरी लीज पीरियड ड्यूरिंग विच रेंटल आर सब्सटेंशियली लो। शुरुआत में लीज रेंट थोड़ा ज्यादा रहेगा और बाद में लीज रेंट थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन शुरुआत का जो लीज रेंट रहेगा वो कैसे रहेगा? वो मतलब जो लीज एग्रीमेंट है वो आपका नॉन कैंसिलेबल नेचर का होगा, मतलब आप उस लीज को कैंसिल नहीं करवा सकते हो। ओके जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है सेल एंड लीज बैक। ये आपका इनडायरेक्ट फॉर्म है किसका? लीजिंग का। इसको पढ़ेंगे लेकिन पहले मैं आपको कुछ करवाता हूं। टाइप ऑफ लीज एग्रीमेंट 2 तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट लीज और एक होती है आपकी इनडायरेक्ट लीज। ठीक है, डायरेक्ट लीज वो होती है जिसके अंदर 2 ही बंदे होते हैं, एक होता है लेसी और एक होता है लेसर। जन लीज के अंदर जो है वो 2 बंदे होंगे, लेसी और एक होगा लेसर। लेसर जो है वो कौन होगा? ओनर ऑफ द इक्विपमेंट। ठीक है, और ये दोनों के दोनों जो है वो क्या होंगे? अलग अलग पार्टी होगी। ठीक है, एक होते हैं इनडायरेक्ट लीज। इनडायरेक्ट लीज का एक एग्जांपल है सेल एंड लीज बैक। ठीक है, तो अभी तो ये समझो टाइप ऑफ लीज अरेंजमेंट कितने होंगे? 2 तरह के, एक होता है डायरेक्ट लीज और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लीज को तो बाद में पढ़ेंगे पूरा का पूरा, अभी पहले पढ़ते हैं किसको? इनडायरेक्ट लीज को। इनडायरेक्ट लीज जो है उसका एक एग्जांपल जो है वो क्या है? ये आपका सेल एंड लीज बैक। तो अब आओ सेल एंड लीज बैक पे। पहले सेल एंड लीज बैक को हम बोलते हैं क्या? इनडायरेक्ट फॉर्म में किसका? लीजिंग का। ओके सर, इसमें क्या होता है? इसके अंदर मान लीजिए एग्जांपल समझिएगा, आपके पास में कोई एसेट है, आपके पास में एक मोटर कार है, आपके पास में कोई एक कार है जो आप अपने बिजनेस में यूज भी कर रहे हो। मान लीजिए आपके पास एक कार है जिसको आप बिजनेस में जो है वो क्या कर रहे हो? आप यूज करते हो। ओके, और वो कार की कीमत आज की डेट में जो है वो कितनी है? 1 लाख रुपया। और एग्जांपल मान लीजिए आपके पास अभी कैश की शॉर्टेज है, कैश नहीं पड़ा आपके पास लेकिन एसेट पड़ी है। अब आपको एसेट भी चाहिए और कैश भी चाहिए। एग्जांपल मान लीजिए दोनों चीजें आपको जो है वो चाहिए। अब करें क्या? अब हम यहां पे जो है वो फंस गए कि भाई अब करें क्या? अगर मान लो मैं अपनी ये गाड़ी बेच दूं तो मेरा गाड़ी वाला काम रुक जाएगा, और अगर गाड़ी नहीं बेचूंगा तो मेरे को जो कैश की रिक्वायरमेंट है, अगर कैश होता तो मुझे रॉ मटेरियल लेके जाना है तो वो मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं तो फंस गया। तो मैंने यहां पे क्या किया? मैंने मेरी इस कार को एक बार आपको सेल कर दिया। मैंने बोला एक काम करो, मेरी गाड़ी ले लो आप। आपने मुझसे मेरी गाड़ी खरीद ली, आपने मुझे दे दिए कितने? 1 लाख रुपए। अब ये 1 लाख रुपए मैं लेके जाऊंगा और इससे क्या मैं रॉ मटेरियल परचेस कर सकता हूं? हाँ जी। तो मेरा जो लिक्विडिटी क्रंच था वो तो आपने मेरा पूरा करवा दिया जी। अब मैं आपको ये बोलूंगा, अब एक काम करो, आप मुझे इस एसेट को दोबारा क्या कर दो? लीज पे दे दो। क्या कर दो? लीज पे। अब अगर आप मुझे उस एसेट को लीज पे दे दोगे तो क्या मेरे पास में 1 लाख रुपए भी आ गया? आ गया। और क्या वो एसेट भी वापस आ गई? आ गई। और मैं बदले में आपको लीज रेंट पे करता रहूंगा। मतलब मैं पहले उस एसेट का ओनर था, मैंने वो एसेट आपको सेल आउट कर दी। सेल करने पर जो है, अब क्वेश्चन ये आ गया, सेल करने पर मेरी एसेट तो आपके पास चली गई। अब मैं आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट करूंगा नया, पहला तो कॉन्ट्रैक्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, अब एक नया कॉन्ट्रैक्ट मैं आपके साथ करूंगा और मैं आपको बोलूंगा कि आप उसी एसेट को मुझे वापस क्या कर दो? लीज पे दे दो। अगर आप वो एसेट मुझे लीज पर दे दोगे तो मेरे पास में एसेट भी आ जाएगी और मेरा जो पैसे की जो दिक्कत चल रही थी वो भी मेरी आपने क्या कर दी? पूरी कर दी। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग क्या? सेल एंड लीज बैक। चलो पढ़ते हैं जी। सेल एंड लीज बैक बेसिकली जो है वो क्या होता है? बोलता है दिस इज अनदर टाइप है लीज अरेंजमेंट का, जहां पे लेसी हु ऑलरेडी ओन द एसेट, लेसी जिसके पास में पहले से एसेट होता
होती है वो अपनी एसेट को क्या करता है, सेल करता है किसको, लेसर को, एंड देयर आफ्टर और बाद में टेक्स दिस सेम एसेट फ्रॉम हिम ऑन लीज बेसिस, और बाद में उसी एसेट को वो जो है वो लीज पर ले लेगा। दिस इज कॉल्ड, इसी को बोलते हैं आप लोग क्या, सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट। अंडर दिस अरेंजमेंट लेसी इमीडिएटली, इस अरेंजमेंट में लेसी जो है वो इमीडिएटली रिकवर कर लेगा वैल्यू ऑफ द ऑलरेडी ओन्ड एसेट फ्रॉम द लेसर। मतलब मुझे इमीडिएटली लगभग लाख रुपए जो है हाथों हाथ मिल गया, और बाद में लेसी क्या करता रहेगा, लीज रेंट का पेमेंट करता रहेगा पीरियोडिकली, एसेट भी मिल गई और बदले में मैं एनुअली लीज रेंट का पेमेंट करता रहूंगा। सच ए लीज अरेंजमेंट एनहांस था, इस अरेंजमेंट से क्या फायदा हुआ, जो लिक्विड रिसोर्स हैं लेसी के वो इमीडिएटली क्या हो गए, एनहांस हो गए। मतलब मुझे कैश जो है वो इमीडिएटली मिल गया और एसेट भी मुझे इमीडिएटली मिल गई, जिसको उस कैश को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ अदरवाइज टू मीट हिज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और परचेज कर सकता हूँ अनदर एसेट ऑन कैश पेमेंट बेसिस। दिस टाइप ऑफ लीज इज एन अल्टरनेट, ये लीज अल्टरनेट है टू मॉर्गेज ऑफ द एसेट। एक अरेंजमेंट ये भी होता है कि आप एसेट को गिरवी रखाओ, और एसेट को अगर गिरवी के तौर पे रख दोगे तो फिर आप बदले में कैश ले आओ, लेकिन उससे भी बढ़िया चीज ये है सेल एंड लीज बैक। इसमें ओनर, आई एम द ओनर, मैं क्या करूंगा, पहले मैं अपनी एसेट को आपको बेचूंगा, आपसे पैसा लूंगा और फिर उसी एसेट को आपसे किराए पे ले लूंगा, तो उससे मुझे आपको तो ये बेनिफिट है, आपको हर साल जो है वो लीज रेंट मिलता रहेगा और वो कुछ बढ़ के ही मिलेगा, ठीक है, तभी आपको आप दोगे, मुझे नहीं तो आप नहीं दोगे। और मुझे जो बेनिफिट है वो ये हो गया कि मुझे जो इमीडिएटली पैसे की रिक्वायरमेंट थी वो भी मेरी क्या हो गई है, पूरी हो गई है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेल एंड लीज बैक। ओके जी सर, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान से आओ, टाइप ऑफ लीज अरेंजमेंट के अंदर दो आपको मैंने बता दिया, एक था अपना कौन सा, डायरेक्ट लीज, और एक था कौन सा, इनडायरेक्ट। तो और इनडायरेक्ट लीज का एक जो नाम है वो क्या है, सेल एंड लीज बैक। अब बात करेंगे डायरेक्ट लीज के बारे में। डायरेक्ट लीज कौन सी होती है, डायरेक्ट लीज द लेसी एंड द ओनर ऑफ द इक्विपमेंट आर द टू डिफरेंट एंटिटी। डायरेक्ट लीज के अंदर जो है लेसी और एक ओनर का इक्विपमेंट, ये दोनों ओनर इक्विपमेंट, ओनर ऑफ द इक्विपमेंट जो है मतलब लेसर जो है वो दो अलग अलग पार्टी होती है, ठीक है। अब ये दो तरह की होती है, मतलब डायरेक्ट लीज दो तरह की है। एक को बोलते हैं हम लोग बाइपरटाइट, जिसमें ओनली दो पार्टी रहेंगी, लेसर और लेसी, और एक होगी ट्राइपरटाइट जिसके अंदर टोटल मिला के तीन पार्टी इन्वॉल्व होगी। एक होगा लेसर, एक होगा लेसी और एक होगा इक्विपमेंट सप्लायर। मतलब सर समझ नहीं आया है, देखो जी, बाइपरटाइट के अंदर तो दो ही पार्टी रहेंगी, लेसर और लेसी। लेसर मालिक होगा, उसके पास में पहले से एसेट पड़ी होगी और वो सीधा उस एसेट को जो है वो दे देगा किसको, लेसी को किराए पे, और लेसी बदले में लीज रेंट का पेमेंट करता रहेगा। ये तो है आपका बाइपरटाइट। और ट्राइपरटाइट के अंदर क्या होता है कि लेसर और लेसी दो पार्टी थी, लेसर के पास में एसेट नहीं है, लेसर क्या करेगा, उधार पैसे उठाएगा और उस उधार पैसे से जो है वो क्या करेगा, वो एसेट को खरीदेगा और फिर वो देगा किसको, लेसी को। और जो लेसी से लीज रेंट मिलेगा वो क्या करेगा, उसमें से वो जो उधारी पैसे लिया था उसका भी पेमेंट करेगा, बाकी जो बचेगा वो अपने पास में रख लेगा। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग क्या, ट्राइपरटाइट। इसको लीवरेज लीज भी बोला जाता है। इसका जो एक और एग्जांपल जो है ना वो क्या है, लीवरेज लीज। अभी आगे देखेंगे, चलो एक बार देखते हैं। बाइपरटाइट को थोड़ा बता दूं, बाइपरटाइट का एग्जांपल क्या, ऑपरेटिंग लीज, ठीक है। इसके अंदर क्या है, दो पार्टीज इन लीज ट्रांजैक्शन, एक है इक्विपमेंट सप्लायर जिसको बोलते हैं हम लोग कौन, लेसर, और एक है कौन, लेसी। ओके जी। और अगर बात करूंगा मैं किसका, ट्राइपरटाइट का, तो ट्राइपरटाइट लीज मतलब जिसमें तीन पार्टी इन्वॉल्व है। ओके, इसमें एक तो होगा इक्विपमेंट सप्लायर, हाँ जी, एक होगा लेसर, हाँ जी, और एक होगा कौन, लेसी, ठीक है जी। इसका एग्जांपल जो है वो क्या, सेल्स एड लीज। ये सेल्स एड लीज जो है ये कौन सी होती है, बेसिकली एक ऐसी लीज जिसके अंदर इक्विपमेंट सप्लायर जो है वो अरेंज करता है। इक्विपमेंट सप्लायर मतलब मालिक जो है वो खुद जो है वो ढूंढता है किसको, लेसी को, जिसको एसेट चाहिए होती है। फिर एक ऐसे बंदे को ढूंढेगा जो उसको एसेट दिलवा सकता है। फिर वो क्या करेगा, लेसर को बीच में लेगा और अपनी एसेट देगा किसको, लेसर को देगा पहले कि भाई तू खरीद, और ये खरीद के इसको आगे दे दे, ठीक है। ये सब अरेंजमेंट कौन करेगा, ये इक्विपमेंट सप्लायर कर रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ट्राइपरटाइट। देखो सेल्स एड लीज जो है वो कौन सी होती है, जो आपको सेल्स में सहायता करती है। एक ऐसी लीज इन विच इक्विपमेंट सप्लायर अरेंज करता है लीज फाइनेंस को इन वेरियस फॉर्म, कैसे, बाय प्रोवाइडिंग रेफरेंस देगा अबाउट द कस्टमर के बारे में टू द लीजिंग कंपनी, नेगोशिएट करेगा टर्म्स ऑफ लीज विद द कस्टमर एंड कंप्लीट करेगा ऑल द फॉर्मेलिटी ऑन बिहाफ ऑफ द लीजिंग कंपनी। अभी आपको ढंग से समझ में नहीं आएगा, इसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। एग्जांपल जो है इसका वो क्या है जी, आपका वो है लीवरेज लीज। वो अब आगे पढ़ेंगे, आओ जी मैं पहले पर वही पढ़ाता हूं आपको। लीवरेज लीज क्या होता है, ध्यान से सुनना जी। बोलता है यहां तक तो पहले ऑर्डिनरी लीज की बात करें, नॉर्मल बोलता है इन दी ऑर्डिनरी लीज। ऑर्डिनरी लीज मतलब जो नॉर्मल लीज होती है, यहां पे लेसर एसेट को खरीदता है, डेट और इक्विटी मिक्स है, लेकिन जो क्रेडिटर है मतलब जिसने डिबेंचर्स के तौर पे मतलब डेट जो प्रोवाइड किया था लेसर को, डज नॉट हैव रिकॉर्स टू द लेसी।
इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मल लीज के अंदर ये होता है, ध्यान से सुनना, समझना बात को। नॉर्मल लीज में क्या होता है, लेसर था और ये लेसी है। लेसर ने वो एसेट मान लो ली सप्लायर से, लेसर ने जो एसेट है वो ली किसे, सप्लायर से, और सप्लायर से वो एसेट लेके और दे दिया आगे किसको, लेसी को, ठीक है। अब लेसी जो है बदले में लेसर को पे करता रहेगा क्या, लीज रेंट। जो लेसी है वो लेसर को बदले में भुगतान करता रहेगा किसका, लीज रेंट का। जैसे मैं लेता हूं इसको एक बार, ये मान लो हो गया इक्विपमेंट सप्लायर, ठीक है। अब लेसर ने इक्विपमेंट सप्लायर से एसेट ली और आगे दे दी किसको, लेसी को, और लेसी बदले में लीज रेंट का पेमेंट कर रहा है। कल को अगर ये लेसर जो है, ये जो मालिक था जिसने एसेट जो है वो ली थी इक्विपमेंट सप्लायर से, मान लो इसने उधार में ली, ठीक है, क्रेडिट पे ली, और कल को अगर ये इक्विपमेंट सप्लायर को जो है वो पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो ये इक्विपमेंट सप्लायर के पास में ये राइट नहीं है कि ये लेसी पे जाए और इससे रिकवरी करे। मतलब इक्विपमेंट सप्लायर के पास लेसी से रिकवरी करने का राइट नहीं होता, किसमें, इन केस ऑफ द ऑर्डिनरी लीज। यही लिखा हुआ है, पढ़ो एक बार। बोलता है इन केस ऑफ ऑर्डिनरी लीज लेसर परचेज करता है एसेट को, किससे, एप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी, मतलब कुछ खुद का पैसा और कुछ डेट का पैसा, मतलब उधार का पैसा। और उधार का पैसा जो है वो लिया किससे, इक्विपमेंट सप्लायर से। बट द क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन हो गया, जिसने उधार का पैसा दिया, सप्लायर ऑफ द डेट फंड डज नॉट हैव रिकोर्स, उसके पास रिकवरी, रिकोर्स मतलब रिकवरी एक तरह से, डज नॉट हैव रिकवरी टू द लेसी, वो लेसी से रिकवरी नहीं कर सकता। इन अदर वर्ड्स, इन केस अगर कभी ऐसा हुआ कि लेसर डिफॉल्ट करता है इन मेकिंग द रीपेमेंट ऑफ द डेट, मतलब जो उधार लिया उसका पेमेंट करने में क्या करता है, डिफॉल्ट करता है, तो क्रेडिटर कैन नॉट क्लेम द सेम फ्रॉम द लेसी। तो जो क्रेडिटर है, इक्विपमेंट सप्लायर जो है वो लेसी से जो है वो क्लेम नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हो गया, नॉर्मल केस के अंदर कल को अगर लेसर डिफॉल्ट करेगा तो भाई ये इक्विपमेंट सप्लायर लेसर को टोक सकता है, वो लेसी को टोक नहीं सकता। वही अगर बात करूंगा लीवरेज लीज का, तो लीवरेज लीज के अंदर भी यही सब चलेगा, लेकिन लीवरेज लीज के अंदर जो आपका इक्विपमेंट सप्लायर होता है उसके पास एक एडिशनल राइट आ जाएगा। वो क्या, कि अगर कल को लेसर डिफॉल्ट करेगा लीज रेंट का पेमेंट करने में, तो इक्विपमेंट सप्लायर जो है वो लेसी को टोक सकता है और उससे रिकवरी कर सकता है। पढ़ते हैं, लीवरेज लीज इज जस्ट अपोजिट टू द अबव। इन सच केस द क्रेडिटर रिमेन एंटाइटल्ड, क्रेडिटर मतलब जो इक्विपमेंट सप्लायर है, जो इक्विपमेंट सप्लायर है वो एंटाइटल होता है टू हैव रिकोर्स टू द लेसी, कि वो जो है वो लेसी से भी रिकवरी करवा सकता है। दैट इज ही कैन रिकवर हिज क्लेम फ्रॉम द लेसी आल्सो। द लीज रेंट इज असाइन टू द क्रेडिटर, जो लीज रेंट मिलेगा वो असाइन, वो जाएगा किसके पास में, क्रेडिटर के पास में। लेसी इज रिक्वायर्ड टू पे द लीज रेंट डायरेक्टली टू द क्रेडिटर ऑफ द लेसर। जनरली दिस ट्रांजैक्शन इज अंडरटेकन थ्रू द ट्रस्टी। अब यहां पे होता क्या है लीवरेज लीज में, ध्यान से सुनना, लीवरेज लीज में ये क्या करेगा, इक्विपमेंट सप्लायर के बीच में ट्रस्टी को अपॉइंट कर देगा। ये ट्रस्टी बेसिकली क्या करता है, ये लेसी से लीज रेंट का रिकवरी करेगा और इस लीज रेंट में से ये पहले पेमेंट करेगा किसको, इक्विपमेंट सप्लायर को, और जो बचेगा वो फिर पे करेगा किसको, लेसर को। इसका मतलब, और कल को अगर लेसर डिफॉल्ट करता है पेमेंट करने में, तो ये क्या करेगा, लेसी से जो है वो एसेट भी रिकवर कर सकता है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, लीवरेज लीज, या फिर इसको ये रिकोर्स होती है टू द लेसी आल्सो। मतलब अगर कल को डिफॉल्ट होगा तो आप लेसी से भी जो है वो रिकवरी कर सकते हो। तो क्या बोलते हैं, लीवरेज लीज इज जस्ट अपोजिट है ऊपर वाले का, मतलब ऑर्डिनरी लीज का अपोजिट है। ओके, इसके अंदर क्रेडिटर रिमेन्स एंटाइटल, क्रेडिटर जो है वो एंटाइटल होता है टू हैव रिकोर्स, कि वो रिकवरी कर सकते हैं किससे, लेसी से भी रिकवरी कर सकता है। दैट इज ही कैन रिकवर हिज क्लेम फ्रॉम द लेसी आल्सो, मतलब उससे भी ले सकता है। पहले तो लेगा लेसर से, अगर लेसर डिफॉल्ट कर दे तो फिर हम लेसी से भी रिकवरी कर सकते हैं। द लीज रेंट इज असाइन टू द क्रेडिटर, लीज रेंट जो वो क्रेडिटर को दिए जाते हैं। लेसी इज रिक्वायर्ड टू पे द लीज रेंट डायरेक्टली टू द क्रेडिटर ऑफ द लेसर। जनरली ये सब काम जो है वो किसकी मदद से होता है, ट्रस्टी, जो क्या करते हैं, रिसीव करता है लीज रेंट को, किससे रिसीव करेगा, लेसी से, और फिर उसका बंटवारा करेगा डेट सर्विस कंपोनेंट टू द क्रेडिटर, मतलब उसका एक हिस्सा तो दे देगा क्रेडिटर को और बाकी जो बचेगा वो दे देगा किसको, लेसर को। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लीवरेज लीज। क्या बोलते हो, लीवरेज लीज। ओके, हाँ जी सर।
चलो जी आगे। अब एक नया हो रहा है जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक लीज और इंटरनेशनल लीज। ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? डोमिसाइल के ऊपर। डोमिसाइल का मतलब होता है रेसिडेंशियल स्टेटस। अगर मान लो लेसर भी और लेसी दोनों के दोनों इंडिया के हैं तो ऐसे लीज अरेंजमेंट जो इन दोनों के बीच में हुआ उसको बोलते हैं हम लोग क्या? डोमेस्टिक लीज। पढ़ते हैं, देखो बोलता है दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द डोमिसाइल, बोलते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द पार्टी टू द लीज कॉन्ट्रैक्ट। इफ ऑल द पार्टी, अगर सारी की सारी पार्टी जो है लाइक इक्विपमेंट सप्लायर, लेसर, लेसी, ये सब कहां रहते हैं? एक ही कंट्री में रहते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? डोमेस्टिक लीज। ओके। अब इफ दे आर रिजाइडिंग इन डिफरेंट कंट्री, मतलब लेसर तो है इंडिया का, जबकि लेसी जो है जिसको एसेट चाहिए वो रहता है यूएस से, तो ऐसे लीज को बोलते हैं हम लोग क्या? इंटरनेशनल लीज। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल लीज। अगर सारी पार्टी एक ही देश में रहती है, सारी पार्टी इंडिया में, डोमेस्टिक लीज। सारी पार्टी इंडिया में नहीं है, एक पार्टी इंडिया में और एक पार्टी इंडिया के बाहर है, तो क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल लीज। अब इंटरनेशनल लीज आगे दो तरह की होती है, एक होती है इंपोर्ट लीज और एक होती है क्रॉस बॉर्डर। अब ये समझना, इफ द लेसर और लेसी तो है इंडिया के, लेकिन जो एसेट है ना, जो अपने को एसेट चाहिए, मतलब लेसी को जो एसेट चाहिए वो आ रही है कहां से? यूएसए से। लेसर लेसी कहां के? इंडिया के, लेकिन एसेट कहां से आ रही है? यूएस से। तो ऐसे लीज अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग क्या? इंपोर्ट लीज। क्या बोलते हैं? इंपोर्ट लीज। ठीक है जी। तो क्या बोलते हैं? अगर लेसर एंड लेसी आर डोमिसाइल इन द सेम कंट्री और इक्विपमेंट को इंपोर्ट किया फ्रॉम द अनदर कंट्री से, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इंपोर्ट लीज। अच्छा जी। अगर लेसर और लेसी डोमिसाइल है डिफरेंट कंट्री में तो उसको हम क्रॉस बॉर्डर लीज भी बोलते हैं। ठीक है जी। इन सच केस इक्विपमेंट सप्लायर में बी द रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री। इन केस ऑफ इंटरनेशनल लीज देयर आर टू एडिशनल रिस्क। जब आप इंटरनेशनल लीजिंग में जाते हैं, मतलब आप विदेश के अंदर अपने एसेट प्रोवाइड करते हैं, तो दो रिस्क और आपको जो है वो एडिशन उठाने पड़ते हैं। एक होता है कंट्री रिस्क, एक होता है करेंसी रिस्क। करेंसी में तो ये, जब आप मान लो यूएस वालों को जो है वो अपने एसेट किराए पे दोगे तो यूएस वाला आपको जो पेमेंट करेगा वो किस में करेगा? डॉलर्स में करेगा। हाँ जी। और एक्सचेंज रेट जो होता है वो क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। तो अगर मान लो कभी डॉलर की वैल्यू कम हो गई तो फिर आपका जो है वो क्या होगा? लीज रेंट भी आपके क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो ये जो रिस्क है इसको बोलते हैं आप लोग क्या? करेंसी रिस्क। और एक रिस्क होता है उसको बोलते हैं कंट्री रिस्क। ये होता है क्या? अगर मान लो यूएस का जो पॉलिटिकल क्लाइमेट है या जो इकोनॉमिकल क्लाइमेट है अगर वो चेंज हो गया, ठीक है, और उसकी वजह से मान लो ब्लॉकेड लग गया। ब्लॉकेड होता है जिसके अंदर दो पार्टी आपस में नेगोशिएट करना बंद करती हैं, तो एक नुकसान हो सकता है, आपकी एसेट जो यूएस के अंदर है वो वहीं पे रह सकती है और आप रिकवरी भी वहां से नहीं कर सकते हैं। तो जब आप इंटरनेशनल लीजिंग के अंदर बात करते हैं तो वहां पे आपको दो एडिशनल रिस्क और उठाने पड़ते हैं। एक होता है आपका करेंसी रिस्क, एक होता है आपका कौन सा? कंट्री रिस्क। ओके। हाँ जी सर। चलो जी, अब दो चीजें और हैं वो और कवर कर दूं मैं। एक होता है रिस्क और एक है रिवॉर्ड। रिस्क समझना क्या होता है? रिस्क का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, किस चीज की? ऑफ लॉस की। रिस्क का मतलब लॉस नहीं होता कभी भी, रिस्क का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, नुकसान होने की जो पॉसिबिलिटी होती है उसको बोलते हैं हम लोग रिस्क। बहुत सारे लोग रिस्क को समझ बैठते हैं नुकसान या लॉस समझ बैठते हैं, लेकिन रिस्क लॉस तब होगा जब वो कंफर्म्ड हो जाएगा। ठीक है ना? तो रिस्क जो है वो क्या होता है? इट इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस ऑफ द इक्विपमेंट। रिस्क का मतलब क्या हो गया? अगर आपने एसेट्स को परचेज कर लिया और करने पर जो है अगर आप उसको पूरी तरह से यूज ही नहीं कर पाए, या फिर अगर मान लो टेक्निक ही चेंज हो गई और अब पुरानी टेक्निक चलती नहीं है, नई टेक्निक के हिसाब से काम होता है, तो नुकसान हो सकता है। उसको बोलते हैं हम लोग क्या? रिस्क। क्या बोलते हैं? रिस्क। और रिवॉर्ड क्या होता है? जब आप एग्जांपल के तौर पे जब आप एसेट्स को खरीदकर और आगे किराए पर दे दोगे, लीज पर दे दोगे, तो बदले में आपको जो लीज रेंट मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? रिवॉर्ड। तो इकोनॉमिक लाइफ तक तो आपको क्या मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेगा। और जब इकोनॉमिक लाइफ एंड हो जाएगी तो उस एसेट को आप स्क्रैप के तौर पे बेच दोगे और बदले में जो पैसा मिलेगा वो भी क्या होता है? आपका रिवॉर्ड। पढ़ते हैं, रिवॉर्ड्स मींस द इंक्रीमेंटल नेट कैश फ्लो जो जनरेट होते हैं फ्रॉम द यूसेज ऑफ द इक्विपमेंट। जब आप इक्विपमेंट को यूज करते हो तो इक्विपमेंट को यूज करके जो आपको रिवॉर्ड मिलता है वो मतलब लीज रेंट over the economic life and the realization of the anticipated residual value, मतलब salvage value on the expiry of the economic life। तो economic life तक दौरान जो है वो मिलता है उसको तो बोलते हैं लीज रेंट, और जब पीरियड पूरा हो जाएगा तो एट द एंड में जो आपको मिलेगा कबाड़ बेच करके तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या? salvage value। तो वो भी आपका जो है वो क्या होता है? आपका रिवॉर्ड होता है। ओके जी सर। तो आप रिस्क और रिवॉर्ड को ध्यान में रखकर ही जो है वो लीज एग्रीमेंट जो है वो परफॉर्म करते हो। ठीक है जी। हाँ जी सर। लो जी, ये दोनों का दोनों जो है वो टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। अब एक लेक्चर अपना एडिशन और लगाएंगे इस पे, जिसमें हम पढ़ेंगे लीज वर्सेस बाय। ये तो हो गया लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक हम लोग जो है वो पढ़ेंगे इवैल्यूएशन ऑफ द, एक मिनट, ये
लीज फाइनेंसिंग लेसर पॉइंट ऑफ व्यू। तो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे काम होगा और लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे काम होगा कैश फ्लो के बेसिस पे, तो एक वो टॉपिक रहेगा, वो करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ओके, हाँ जी सर। तो ये हो गया अपना बेसिक लेक्चर लीजिंग के ऊपर। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा। ओके, और अगर आप ऑनलाइन बैच हमारा लेना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया उसके ऊपर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है जी, हाँ जी सर। चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।